हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हिंदी जो आपके सिलेबस में लिखा है वो है आपका सामान्य हिंदी। क्या लिखा है? सामान्य हिंदी। पहले समझो कि हिंदी भी दो प्रकार की होती है, एक सामान्य हिंदी और एक विशिष्ट हिंदी। तो हमको सामान्य हिंदी पढ़ना है। कोई भी हिंदी विशिष्ट तब हो जाती है जब उसमें रस छंद अलंकार पढ़ा जाए। यदि रस छंद अलंकार भी शामिल है तो विशिष्ट हिंदी है ना। और अगर रस छंद अलंकार नहीं है तो सामान्य हिंदी है। इसका मतलब यह हुआ कि तीन टॉपिक अपने को हिंदी में नहीं पढ़ना, जिसका नाम है क्या? रस, छंद और अलंकार। इसलिए हमारे सिलेबस में नाम क्या लिखा है? सामान्य हिंदी। पर सामान्य हिंदी को यदि फिर से मुझे पढ़ाने के लिए दो भागों में बांटना हो तो मैं इसको दो भागों में बांटूंगा, एक मेरा पार्ट और एक तुम्हारा पार्ट। समझे? एक मेरा भाग और एक तुम्हारा भाग। कैसे मेरा भाग और तुम्हारा भाग समझाता हूं। इसका मतलब यह है, मेरा भाग कहने का मतलब हिंदी में दो चीजें पढ़नी है। पढ़ना है ग्रामर। जो ग्रामर है वो मेरा भाग है, अर्थात मैं ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा और ग्रामर का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरे बात की गारंटी है। ठीक है? मुझे ऐसा व्यक्तिगत फील होता है कि मैं हिंदी अच्छा पढ़ाता हूँ। बाकी सारे बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट को बोलते हैं। कोई बोलता है पंचायती राज अच्छा पढ़ाता है, कोई कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा पढ़ाता है। ज्यादातर तारीफें जो मुझे मिलती हैं कि संविधान अच्छा पढ़ाता है। बाकी व्यक्तिगत मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मैं हिंदी अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अब बाकी किसी को क्या लगता है मुझे नहीं पता। तो जैसा मुझे लगता है तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि आपका व्याकरण पाठ का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आपको जितना कठिन, आपको कई बार मैं पढ़ाऊंगा हिंदी में तो ऐसा लगेगा कि मैं पहले क्यों नहीं पढ़ा या कुछ नहीं जानता, ऐसा फील होगा आपको हिंदी में। दूसरा पार्ट जो तुम्हारा है, ये हमारा वेकेबलरी पार्ट है, वेकअप पार्ट है। ठीक है? ये रटने वाला पार्ट है। समझ में आ रहा है? ये शब्दकोश वाला पार्ट है जिसको तुमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। समझेगा? व्याकरण के अंतर्गत जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो जो सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा होता है वहां शुरू करूंगा। उसका क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला, ध्वनि, व्यंजन, ऐसा कुछ लिखा होता है। यहाँ से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। फिर हम वर्णमाला के बाद हम चले जाएंगे शब्द विचार। कहाँ चले जाएंगे? शब्द विचार। शब्द विचार के बाद चले जाएंगे वाक्य विचार। ठीक है? ये वाक्य विचार में आ जाएंगे। वाक्य विचार के बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आ जाएंगे और उसके अंतर्गत फिर हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, वचन, कारक, लिंग, ये पूरा पढ़ते पढ़ते संधि, समास, ये सारा चीज मैं आपको ग्रामर के तौर पे पढ़ाऊंगा। तो ये संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये पढ़ाऊंगा। पर एक बात समझ लो कि संज्ञा का ही जेंडर होता है, संज्ञा का ही वचन होता है और संज्ञा का ही कारक होता है। तीन चीज। तो जब संज्ञा पढ़ेंगे तो संज्ञा शब्द का ही लिंग पढ़ेंगे, संज्ञा शब्द का ही वचन पढ़ेंगे, संज्ञा शब्द का ही कारक पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर संज्ञा के बाद में हम सर्वनाम, जिसको प्रोनाउन कहते हो, वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव, जिसको आप क्या कहते हो? विशेषण। विशेषण के बाद में हम पढ़ेंगे क्या? क्रिया। हालांकि विशेषण के कई प्रकार पढ़ेंगे, प्रविशेषण, तुलनात्मक विशेषण, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया के बाद में फिर हम एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है अव्यय। क्या नाम है? अव्यय। समझिएगा? ये एक चीज पढ़ेंगे। इसको पढ़ लेने के बाद में, इतना टॉपिक पढ़ लेने के बाद में हम पढ़ेंगे आपको उपसर्ग और प्रत्यय। एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम क्या होगा? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा देने के बाद में हम आ जाएंगे संधि और एक पढ़ लेंगे क्या? समास। और इतना टॉपिक पढ़ लेने के बाद हमारा लगभग लगभग ग्रामर जो है खत्म हो जाता है। जब अव्यय पढ़ाऊंगा तो अव्यय के साथ एक चीज और पढ़ाऊंगा जिसका नाम है निपात। क्या पढ़ाऊंगा? निपात। ये प्रश्न पूछता है निपात क्या है, तो मैं अव्यय के साथ ही आपको निपात भी क्या कर दूंगा? कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो आपको सबसे पहले वर्णमाला, उसके बाद फिर शब्द विचार, फिर वाक्य विचार। उसके अंतर्गत बहुत सारे टाइप्स हैं, शब्द विचार में टाइप हैं, वाक्य विचार में टाइप हैं, सब पे डिस्कस करेंगे। फिर संज्ञा, संज्ञा के पढ़ेंगे अब लिंग, वचन और कारक, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, फिर अव्यय, निपात, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। मोटा मोटी इतने टॉपिक मेरे द्वारा आपको व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाए जाएंगे। समथिंग 15 to 20 डेज आपको लगेगा। बट अगर 30 क्वेश्चन एडीओ में आने हैं तो मान के चलिए 15 क्वेश्चन यहां से आएंगे और 15 क्वेश्चन यहां से आएंगे।
और 15 क्वेश्चन जो आएंगे वो मेरे द्वारा पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा पाठ है। वो क्या पाठ है? तुम्हारा पाठ। याद रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आएगा पर्यायवाची, इसके अंतर्गत आएगा विलोम शब्द, इसके अंतर्गत आएगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, देशज और विदेशज। इसी के अंतर्गत आएगा मुहावरा, इसी के अंतर्गत आएगा लोकोक्ति। ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, मुहावरा और लोकोक्ति, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? शब्दकोश के अंतर्गत आएगा। समझिएगा ना। इसी के अंतर्गत आएगा समोच्चारित। समोच्चारित मतलब जिसका एक समान उच्चारण होता है पर अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे इंग्लिश में पेन, पेन, दोनों सुनाई क्या दे रहे हैं? एक टाइप के, पर अर्थ दोनों में क्या है? अलग है। जैसे कपीस, कपीस, ऐसा सुनाई दोनों एक समान दे रहे हैं पर दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग होता है। इसे कहते हैं क्या? समोच्चारित। इसे क्या कहते हैं? समोच्चारित। उसके अलावा आएगा अनेकार्थी शब्द। क्या आएगा? अनेकार्थी मतलब एक शब्द होगा, उसका अनेक अर्थ होता है, अनेकार्थी। जैसे आपने समझा होगा, जैसे उसमें बोलता है, आपने पीके पिक्चर देखा होगा, अच्छा अच्छा, ऐसा वाला देखे हो ना वो सीन। एक अच्छा का मतलब है अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। एक अच्छा मतलब आश्चर्य वाला है, एक क्वेश्चन मार्क है, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा वाला। तो ये अनेकार्थी है। हालांकि अनेकार्थी का मतलब जैसे कि अपन एक ही अर्थ से कही लेते हैं। जैसे मान लो उत्तर कहा, क्या कहा? उत्तर। इसका मतलब होता है जवाब, इसका मतलब है डायरेक्शन, इसका मतलब है बात, लेटर, आंसर एंड नॉर्थ। नॉर्थ वाला उत्तर ले रहे हो तो दिशा है, आंसर वाला उत्तर ले रहे हो तो जवाब है, देन लेटर वाला ले रहे हो तो उसका मतलब होता है क्या? बात। पर शब्द तो एक ही है, उत्तर। किसी सेंस में उसका मतलब है बात, किसी सेंस में मतलब है जवाब, किसी सेंस में उसका मतलब है दिशा। तो इस तरह से ये आपका अनेकार्थी कहलाएगा। ये भी आपके उसी के अंतर्गत आपको क्या करना होगा? पढ़ना होगा। और एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्तनी शुद्धि। स्पेलिंग मिस स्पेल्ट, इंग्लिश मीडियम वाले समझो। वर्तनी शुद्धि का मतलब है क्या? मिस स्पेल्ट। तो वर्तनी शुद्धि में आपको मिस स्पेल्ट वाला जो शब्द है उसको भी क्या करना होगा? सुधारना होगा। उसे भी क्या करना होगा? सुधारना होगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये 15 नंबर का तो बेटा यही आ जाएगा। अब मैं ग्रामर को जी जान दे के पढ़ाऊं, अपने खून से लिख के पढ़ाऊं, तो भी मैं 30 में 15 दिलवा सकता हूं तुमको। तो 15 मेरे हिस्से है और 15 तुम्हारे हिस्से है। तुमको कोई भी खुद भाषा वैज्ञानिक आके तुमको यदि हिंदी पढ़ाए तो भी तुमको 15 नंबर ही दिला पाएगा। 15 नंबर का जो जोन है वो तुम्हारे पास है। और इस 15 नंबर के जोन को कवर करने के लिए तुम्हारा रटंत विद्या बहुत तेज होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको तो मैं समझा दूंगा। और यहाँ पर जो जितना ज्यादा रटेगा उतना ज्यादा उसका हिंदी में कमांड क्या होगा? बढ़ेगा। तो कल से प्रोसेस शुरू। अब ऑनलाइन वालों को कुछ कर पाऊंगा नहीं, ऑफलाइन वालों को छोड़ूंगा नहीं। क्लियर हो गया? तो कल से मैं अभी डलवाऊंगा आपका पीडीएफ, उसी पीडीएफ से पढ़ के आइएगा। वरना कोई कहेगा मैं इस पुस्तक से पढ़ के आया हूं, कोई कहेगा उस पुस्तक से पढ़ के आया हूं, गड़बड़ होगा। पर डे हिंदी में 10 वर्तनी शुद्धि, 10 मिस स्पेल्ट वर्ड मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा पर डे। पर डे, पर डे 50 तत्सम तद्भव आप रट्टा मार के आओगे। 50, 1 से लेके 50, फिर अगले दिन 51 से लेके 100 पर डे। क्लियर हो गया? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे व्याकरण पढ़ा देने के बाद भी भला नहीं होने वाला, तुम दांत निपोर के आ जाओगे। क्लियर हो रहा है बात? 10 विलोम, 10 पर्यायवाची, ये 10 मैं पढ़ाऊंगा रोज। ये 10 आप पढ़ के आओगे, ये 10 पढ़ के आओगे, ये 50 पढ़ के आओगे, ये मैं पढ़ाऊंगा। देशज और विदेशज, मुहावरा लोकोक्ति को बाद में पढ़ेंगे। और 10 समोच्चारित,
कितना हो गया रे भैया? 20 करो। 50 20 70 70 20 90 90 10 100। रोज का 100 शब्द रटेंगे। रोज का कितना शब्द? 100 शब्द। यदि मैं 30 दिन भी क्लास पढ़ाया तो 30 गुणित 100 कितना हो गया? 3000। अब 3000 शब्द के बाहर आया तो हमारा किस्मत फूटा, फिर अपन क्या कर सकते हैं? किस्मत ही पांडु होगा तो। पर 3000 के बाहर नहीं आएगा। आएगा भी तो 15 में कम से कम 12 तो बनेगा ही बनेगा, 10 तो बनेगा ही बनेगा। तो यदि इधर अपन 15 में 12 13 कवर कर लिए, उधर 12 13 कवर कर लिए, तो 30 में 26 27 नंबर हमारा क्या होना चाहिए? आना चाहिए। तब तो हिंदी पढ़ने का मतलब है। मतलब मेरा टारगेट तो होगा कि 30 में कम से कम 28 नंबर आए। 30 में 30 तो नहीं कहूंगा, अतिशयोक्ति होगी, वो संभव ही नहीं है। पर 30 में 28 आए। 26 आएगा तो गुड है, 24 आएगा तो बैड है। 26 30 में 24 पाओगे तो एडीओ परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। अभी के लोगों का पकड़ ऐसा है, भयानक रटते हैं लोग, भयानक, जिसे कोई सीमा नहीं है। तो तुम अगर 30 में 24 लाते हो तो एडीओ फेल होने के लिए क्या रहो? तैयार रहो। समझ में आया? 30 में 24 बैड नंबर है, 30 में 26 गुड नंबर है, और 30 में 28 एक्सीलेंट मार्क्स है। अब याद रखिएगा, ठीक है भैया? तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? 30 में 28। हम 28 के हिसाब से पढ़ेंगे। 14 14 का मेकअप लेकर चलेंगे कि एक प्रश्न इधर बिगड़ना चाहिए, एक प्रश्न इधर छूटना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इसको बनाना इसलिए आसान होता है क्योंकि 4 ऑप्शन देता है। भली रट्टम रट्टा याद आया मत आए, पर 4 ऑप्शन दिखता है तो हमसे बन ही जाता है। तो क्लियर हो गया? मेरा पार्ट तुम्हारा पार्ट 2 समझ में आ गया? तो ये होमवर्क को नोट कर लो। क्या बोला मैं? 10 पर्यायवाची, 10 विलोम, 50 तत्सम तद्भव और 20 समोच्चारी शब्द, और 10 वर्तनी मैं पढ़ाऊंगा। 10 वर्तनी मैं पढ़ाऊंगा तो दिन में कितना हो गया? 100 शब्द अपन भी पढ़ेंगे पर डे। मैं आज ही आपके ग्रुप में, और आकाश से तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सिस्टम से इनके ग्रुप में, और ग्रुप मतलब ऐप में। आप सब लोग ऐप को ज्वाइन कर लेना, ऐप में हम लोग डलवाएंगे। क्लियर हो रहा है बात भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान सुनिए, पढ़ाना शुरू करते हैं। पहला टॉपिक वर्णमाला। पहला टॉपिक है क्या आपका? वर्णमाला। ये पहला टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं, ध्यान से समझिए। यहां से शुरू हमारा। आपके सिलेबस पे लिखा होता है जनरली स्वर, ध्वनि, वर्ण, ऐसा लिखा होता है, उसी से पढ़ना शुरू करते हैं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? वर्णमाला को इंग्लिश में हम बोलते हैं अल्फाबेट। बोलते हैं अल्फाबेट, समझिएगा। तो हमको वर्णमाला पढ़ने से पहले कुछ बात को समझना है। जब हम वर्णमाला कहते हैं तो वर्णमाला का मतलब है वर्णों का समूह। वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्णों का समूह। द ग्रुप ऑफ लेटर क्या कहलाता है? वर्णमाला। द ग्रुप ऑफ लेटर क्या कहलाता है? वर्णमाला। चूंकि हम हिंदी में वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो हमके हिंदी में वर्णमाला के में अंतर्गत वर्णों के समूह के बारे में पढ़ना है। तो बेसिक तौर पे सबसे पहले यदि हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो हमको कुछ बेसिक बात जानना चाहिए कि हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, पहले यह समझना चाहिए। दूसरा समझना चाहिए कि हिंदी में वर्ण किसे कहते हैं। ये दो बातों को अपने को नोटिस करना है। पहला, हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, और दूसरा, हिंदी में वर्ण किसे कहते हैं। तो कौन किसे वर्ण कहते हैं और कितने होते हैं? वर्णों का समूह। तो हिंदी में वर्ण कितने होते हैं कहेगा तो यदि बोलेगा टोटल वर्ण कितने हैं, वर्ण को इंग्लिश में अपन लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर। तो टोटल लेटर्स कितने हैं बोलेगा यदि इंग्लिश में, तो हिंदी में तो हम कहेंगे 52। याद रखना, अभी अपडेट हो गया, कितना हो गया है? 53। बड़ा अपन आंसर क्या लेंगे अभी? 52। अगर बोलेगा एक्चुअल में बेसिकली मूल वर्ण कितने हैं कहेगा तो मूल वर्ण लेना है कितना? 44, 44। क्योंकि हम जब वर्ण पढ़ते हैं तो वर्ण के हम दो ही भेद पढ़ते हैं। वर्ण कितने भेद पढ़ते हैं? दो भेद। पहला भेद को कहते हैं क्या? स्वर। और दूसरा भेद को कहते हैं क्या? व्यंजन। पहला भेद क्या कहलाता है? स्वर। दूसरा भेद क्या कहलाता है? व्यंजन। स्वर की संख्या हिंदी में कितनी? 11। व्यंजन की संख्या हिंदी में कितनी? 33। स्वर और 11, स्वर 11 और व्यंजन 33 मिलाकर कितना हो गया? 44। तो हिंदी में कुल अक्षर कितने हैं बोलेगा? कुल वर्ण कितने हैं? अक्षर नहीं, अक्षर और वर्ण में भी अंतर है, अभी अंतर करूंगा। तो कुल वर्ण कितने हैं कहेगा तो 44, 52। और मूल वर्ण कितना है कहेगा तो 44। मूल वर्ण किस आधार
आधार पर हुआ, 44 स्वर और व्यंजन के आधार पर, क्योंकि स्वर की संख्या कितनी है 11 और व्यंजन की संख्या कितनी है 33। ये बात हो गया। लेकिन अब ये तो हो गया वर्णमाला क्या है, तो वर्णों का समूह है। वर्ण के भेद कितने हैं कहेगा, तो दो भेद है। पहला क्या है स्वर, दूसरा क्या है व्यंजन। स्वर कितना है 11, व्यंजन कितना है 33, तो 11 33 कितना हो गया 44, पर कुल अक्षर कितना है, कुल वर्ण कितना है बोलेगा तो 52, और 52 वर्णों का समूह कहलाता है क्या, वर्णमाला। क्या कहलाता है, वर्णमाला। लेकिन आप मेरी बात को बड़े गौर से समझिएगा। अगर बोले कि वर्ण किसे कहते हैं, अगर बोले कि वर्ण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कि मानव मुख से उच्चरित, समझिएगा फिर से बोल रहा हूं, मानव मुख से उच्चरित मतलब मानव के माउथ से प्रोनाउंस होने वाले ध्वनि साउंड, मानव मुख से उच्चरित, फिर से बोल रहा हूं प्रोनाउंस होने वाले साउंड, ठीक है, ध्वनि। साउंड के लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, ध्वनि। फिर से रिपीट करता हूं, मानव मुख से उच्चरित ध्वनि, मानव मुख से उच्चरित ध्वनि। ऑनलाइन वाले ध्यान समझिएगा, मानव मुख से उच्चरित ध्वनि का प्रतीक चिन्ह, का प्रतीक चिन्ह अर्थात लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। समझिएगा ध्यान से, पहले बोल रहा हूं वर्ण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, मानव मुख से निकलने वाली ध्वनि या आवाज का प्रतीक चिन्ह या लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ण के बनने से पहले क्या बनी है, ध्वनि। क्या बनी है, ध्वनि। समझिएगा, तो वर्ण को समझने से पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा, ध्वनि। क्या समझना पड़ेगा, ध्वनि। ध्वनि कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर ताली पीटा, ये भी एक ध्वनि है, ठीक है। जैसे नाखून को ऐसा ऐसा किया, इससे जो आवाज निकल रही है वो भी क्या है, ध्वनि है। कुछ भी हो सकता है, कोयल का कुक भी ध्वनि है, पेड़ का पत्तों का ससराहट भी ध्वनि है, पंखा घूम रहा है उसका आवाज भी क्या है, ध्वनि है। पर अपन ध्वनि जब यहाँ पर भाषा के मामले में कहते हैं, तो ध्वनि मानव के मुख से निकलने वाला कोई आवाज है, मानव के मुख से निकलने वाला कोई क्या है, आवाज है। तो मानव मुख से निकलने वाला आवाज, मानव मुख से, ठीक है, मानव मुख से निकलने वाला आवाज, समझिएगा, निकलने वाला आवाज क्या कहलाएगा, ध्वनि। जैसे समझाता हूं, मेरे मुख से आवाज निकला आ, मुख से आवाज क्या निकला, आ ध्वनि है। लेकिन आज मैं आ बोलने के बाद उसको इस रूप में लिखता हूं आ, तो ये आ मैंने बोला, आपने सुना, ध्वनि है। लेकिन मैंने नहीं बोला, तो मैंने लिखा बस, पर आपको मेरी ध्वनि अब मौखिक रूप में नहीं, लिखित रूप में आप तक पहुंच गई। लेकिन मेरे मुंह से निकलने वाला आवाज आ के लिए बनाया गया प्रतीक चिन्ह इस तरह का क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। तो मानव के मुख से पहले, सबसे पहले वर्ण निकला होगा कि ध्वनि निकली होगी, ध्वनि। पर मनुष्य बुद्धिमान था, तो मनुष्य ने अपने मुंह से निकलने वाले आवाज को सुनकर पहचाना, और पहचान कर उसके लिए एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाया, जो विशेष प्रकार का प्रतीक साइन बनाया, उस साइन को ही हम लोग कहते हैं क्या, वर्ण। तो सबसे पहले मूल भाषा की मूल इकाई क्या है, ध्वनि। अगर वर्ण और ध्वनि क्या है, दोनों के बारे में पूछे, वर्ण और ध्वनि क्या है, तो आप कहेंगे यह भाषा की मूल इकाई है। यह भाषा की क्या है, मूल इकाई है। ध्वनि और वर्ण दोनों भाषा की क्या है, मूल इकाई है। ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है। ध्वनि भाषा की कैसी इकाई है, मौखिक इकाई। और वर्ण जो है वो भाषा की कैसी इकाई है, लिखित इकाई। कैसी इकाई है, लिखित इकाई। समझिएगा ध्यान से, फिर से भी बोल रहा हूं, भाषा की मौखिक इकाई वर्ण भी है, भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि भी है। पर ध्वनि भाषा की कैसी मौखिक इकाई है, भाषा कैसी इकाई, मौखिक इकाई है। और वर्ण जो है भाषा कैसी मौखिक कैसी इकाई है, लिखित इकाई है। यहां तक बात क्लियर हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्वनि और वर्ण दोनों भाषा की इकाई है, पर ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है और वर्ण भाषा की लिखित इकाई है। क्लियर हो गया, दोनों बेसिक हैं एकदम। फिर अगला बात, ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है, ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है, और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि वर्ण का कैसा रूप है रे भैया, मौखिक। ध्वनि वर्ण का कैसा रूप है, ओरल फॉर्म है। और वर्ण जो है ध्वनि का रिटन फॉर्म है। क्लियर हो रहा है, वर्ण
साउंड का रिटन फॉर्म है, देन साउंड जो है वर्ण का ओरल फॉर्म है। क्लियर हो गया? तो ध्वनि जो है समझ में आ रहा है, भाषा की मौखिक इकाई है और वर्ण जो है भाषा की लिखित इकाई है। वर्ण और ध्वनि दोनों एक ही होते हैं। अगर मुंह से आदमी बोले तो ध्वनि है, पर उसी को सुनकर किसी प्रतीक चिन्ह में लिख दिया जाए तो क्या होता है? आपका वर्ण होता है। क्लियर हो गया? अब मेरी बात को सुनना। जो वर्ण होता है वो सभी भाषाओं में अलग अलग होता है, पर ध्वनि सभी भाषाओं में एक होती है। ध्वनि क्या है? मानव का आवाज है। इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते आवाज हमको प्रकृति ने दिया है। प्रकृति मतलब हमको गॉड गिफ्टेड मिला है। तो आवाज देने में भगवान तो कोई भेदभाव करेगा नहीं। जैसे मान लो कोई जीव की बात कर लें कि भाई मान लो बिल्ली है, तो बिल्ली को जो आवाज भगवान ने दिया है वो तो हर जगह बिल्ली अगर मुंह से आवाज निकालेगी तो क्या बोलेगी? म्याऊं। अब मान लो ये बिल्ली अमेरिका में पाई जाती है, तो अमेरिका की बिल्ली से मुंह से क्या आवाज निकलेगा? म्याऊं ही निकलेगा। पाकिस्तान में पाई जाती है तो म्याऊं ही निकलेगा। फ्रांस में पाई जाती है तो, अमेरिका अफ्रीका में पाई जाती है तो, अंटार्कटिका में पाई जाती है तो, पाकिस्तान में पाई जाती हो तो, किसी भी जगह पर बिल्ली मिले, बिल्ली का आवाज तो नहीं बदल जाएगा। तो वैसे अगर हम इंसान हैं तो चाहे अफ्रीका में रहें, अमेरिका में रहें, ऑस्ट्रेलिया में रहें, समझ में आ रहा है, पाकिस्तान में रहें, बांग्लादेश में रहें, चाहे भारत में रहें, आवाज तो भगवान ने हमको इंसान होने के नाते एक ही दिया होगा। लेकिन उस आवाज को पहचान कर बारी आई चिन्ह बनाने की, तो हर व्यक्ति ने अलग अलग इस तरह का चिन्ह बनाया। जैसे अंग्रेजों ने इस तरह का चिन्ह बनाया, चाइनीज वालों ने कुछ ऐसा चिन्ह बनाया होगा, उर्दू वालों ने ऐसा कुछ चिन्ह बनाया होगा, तमिल तेलुगु वालों ने कुछ ऐसा चिन्ह बनाया होगा। मुझे नहीं पता, मुझे सारी भाषाएं तो आती नहीं है। ठीक है, सब में लेखन शैली अलग अलग होगी, लेकिन आवाज निकलेगा तो सेम साउंड निकलेगा। जैसे अपन हिंदी में इंच लिखे और अंग्रेजी में इंच लिखे, साउंड निकालो, क्या है? साउंड में कोई अंतर है? पर दोनों का प्रतीक चिन्ह में क्या है? अंतर है। कल को चाइनीज में ऐसा लिखा रहेगा तो क्या पढ़ोगे आप उसको? इंच ही पढ़ोगे। उर्दू में लिखा रहेगा, उर्दू उल्टा लिखाता है, क्या पढ़ोगे? इंच। लिखने के तरीके अलग होंगे पर उसको पढ़ने का तरीका सब में क्या रहेगा? एक ही रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सभी भाषाओं में ध्वनि एक समान होती है, उनको ध्वनि को प्रदर्शित करने का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? अलग अलग होता है। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? समस्या किसी को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में तो नहीं है? अगला, तो पहला हो गया क्या? ध्वनि। और दूसरा हो गया क्या? वर्ण। ध्वनि भाषा की क्या है? मौखिक इकाई है, परंतु किस रूप में? मौखिक रूप में, है ना। आधारभूत इकाई है पर किस रूप में? मौखिक रूप में। और आपका जो वर्ण है वो भी कैसा है? भाषा का इकाई है, पर किस रूप में? लिखित रूप में। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि हिंदी में वर्ण की संख्या कितनी है? 52। मूल कितना है? 44। तो यहां से शुरू होता है वर्ण का वर्गीकरण। वर्ण का वर्गीकरण। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हिंदी में वर्ण और अक्षर अलग अलग होता है। तो ध्वनि भाषा की इकाई है, परंतु किस रूप में? मौखिक रूप में। उसी ध्वनि को जब लिखित रूप में कोई प्रतीक चिन्ह में ढाला गया तो क्या बन गया? वर्ण। पर वर्ण के अलावा एक और शब्द आता है जिसका नाम होता है अक्षर। क्या नाम होता है? अक्षर। ध्यान समझिएगा। तो पहला आता है आपका ध्वनि, दूसरा आता है वर्ण, और तीसरा आता है आपका क्या? अक्षर। क्या आता है? अक्षर। वर्ण और अक्षर है हिंदी में। अंग्रेजी लेटर मतलब लेटर, वही वर्ण है, वही अक्षर है। पर हिंदी में वर्ण और अक्षर में अंतर है। वर्ण भाषा का शुद्धतम रूप है जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। और जब उच्चारण करने के लिए वर्ण में कोई स्वर मिल जाए और उसका उच्चारण हो जाए तो क्या है? अक्षर है। जैसे अगर मेरे कोई पूछे क में कितने वर्ण, तो आप कहोगे एक वर्ण है, मैं कहूंगा दो वर्ण है। क में कितने वर्ण है? दो वर्ण। क को जब मैं आपको ब्रैकेट करूंगा तो पहला वर्ण आएगा ये आपका शुद्ध वर्ण है क, लेकिन इसका उच्चारण नहीं कर सकते, इसका प्रोनाउंस नहीं कर सकते। अगर आप इसको बोलना चाहो तो बोल ही नहीं सकते विदाउट सपोर्ट अ। जब इसमें हम अ का सपोर्ट को अलग कर दें तो इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, लेकिन अ बिना सपोर्ट के भी उच्चारण किया जा सकता है। तो अ अक्षर भी है, अ वर्ण। जैसे अंग्रेजियों का ए लेटर भी है, अक्षर कहो चाहे वर्ण कहो दोनों एक ही वही है। उसी तरह से हमारे में अ वही वर्ण है, वही अक्षर है। लेकिन क के मामले में ये वर्ण है और ये
अक्षर है। पर यहाँ पर मैंने आपको अक्षर का अंतर बताया, आपको अक्षर अंतर में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? भाषा की सबसे मौखिक जो इकाई है वो क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे जो लिखित इकाई है क्या है? वर्ण। वर्ण और अक्षर में बेसिक अंतर है कि वर्ण में जब स्वर का सहारा लेकर जो चीज बनता है वो क्या है? अक्षर। ठीक है, स्वर जो होता है वही वर्ण है, वही अक्षर है। अ आ ई उ ए ओ औ, ये वर्ण भी है और अक्षर भी है। वर्ण भी है और अक्षर भी है। लेकिन यदि आपको बोलेगा, क्या बोलेगा? आपको बोलेगा क्या कि क कबूतर में वर्ण कितने हैं, तो आप कहोगे 2, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है तो आप कहोगे 1। क के नीचे जैसे हलंत लगा है तो उसमें केवल एक ही वर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें अ अलग हो गया। जब भी किसी व्यंजन में उसके स्वर को अलग करना हो तो उसके नीचे क्या लगाना होता है? हलंत। अगर किसी भी व्यंजन के नीचे ऐसा हलंत लगा है उसका मतलब है उसका स्वर क्या हो गया? अलग हो गया। जैसे यदि बोलेगा ग गमला का अक्षर है कि वर्ण है, तो मैं कहूंगा ग गमला का क्या है? अक्षर है, यह वर्ण नहीं है। ठीक है, लेकिन बोलेगा अब क्या है, तो मैं कहूंगा वर्ण है। अब क्या है? वर्ण है। ऐसा लिखा, इसका मतलब इसका अ इससे क्या हो गया? अलग हो गया। क्लियर है? और ऐसा लिखा है मतलब ग इसमें क्या है? मिला हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, हाइड है, बट उसमें अ क्या है? शामिल है। तो ग और अ दोनों को मिलाकर बना है ये, तो ये क्या है? अक्षर। और ये दोनों क्या है? वर्ण। तो वर्ण और अक्षर में अंतर समझ में आया? पक्का? अब आते हैं वर्णों का वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ यार, मैं 2012-13 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 14 सालों में बहुत सारे, 12 साल हो गए लगभग, तो 12 सालों में बहुत सारे बच्चे पढ़ा डाला मैं। आई थिंक 50-50 हजार के आसपास के बच्चे पढ़ डाले होंगे लगता है मुझे, ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसा मिला के। ठीक है, तो अब समझो वर्ण का वर्गीकरण। वर्ण के वर्गीकरण के लिए अपन बात करें तो वर्ण के वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ध्यान से समझिएगा, पहला स्वर तो कितना हो गया? 11। दूसरा क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। तो स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। ध्यान से सुनना। लेकिन वर्ण का वर्गीकरण कितना होता है व्यापम पूछेगा तो मानना 2। कितना मानना? 2। पहला क्या है? स्वर, दूसरा क्या है? व्यंजन। लेकिन मैं बता दूं सही मायने में हिंदी में वर्ण का 2 नहीं बल्कि 3 भेद होता है। कितना भेद होता है? 3 भेद। पहला क्या है? स्वर, दूसरा क्या है? व्यंजन, और तीसरा क्या है? अयोग वह वर्ण। तीसरा क्या होता है? अयोग वह वर्ण। अयोग वह वर्ण है जो ना तो स्वर है, न तो क्या है? स्वर है, और न ही क्या है? व्यंजन है। तो जो ना ही स्वर और ना ही व्यंजन, वो क्या कहलाता है? अयोग वह वर्ण। क्या कहलाता है? अयोग वह वर्ण। और जो स्वर है ठीक है, उसकी संख्या कितनी है? 11। और व्यंजन है उसकी संख्या कितनी है? 33। और अयोग वह वर्ण की संख्या कितनी है? 2। तो एक्चुअल में मूल अक्षर जो है 44 नहीं, मूल अक्षर 44 नहीं, सॉरी मूल वर्ण 44 नहीं, कितना होता है? 46। कैसे 46 हुआ? 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोग वह वर्ण, टोटल कितना हो गया? 46। लेकिन हमारे देश में हिंदी कहने भर को राजभाषा है। हमारा सिर्फ भावात्मक लगाव है, ज्ञानात्मक इंफॉर्मेशन जीरो है। अभी तुमसे पूछूं आकाश, तुम मत बताना, दोनों पत्नी में कौन सही लिखा है? बताओ। ये 2 वर्ड हैं हिंदी के, कौन मिस स्पेल्ट है, पहला कि दूसरा? पहला सही है ना? पक्का ना? गलत है। बचपन से हमको ऐसे ही पढ़ाया गया है पत्नी, और गलत है। पत्नी शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। ये है हिंदी जिसपे हमको गर्व है, जिसपे हमको क्या है? गर्व है। बचपन में लेटर लिखा होगा, खैर सब बड़े हो गए हो। तुम्हारे आते आते मेरे ख्याल से
मोबाइल आ गया होगा, किसी ने भी चिट्ठी नहीं लिखा होगा। तुम्हें से कोई है जिसने चिट्ठी अपने कभी माता पिता किसी रिश्तेदार को लिखा हो? वो स्कूल फुस्किल वाला नहीं, भावात्मक, मतलब रियल में फीलिंग के साथ। तुम्हारे साथ तक कल्चर खत्म हो गया होगा। मैंने लिखा है, मेरी पढ़ाई लिखाई मामा घर में हुई है और मैं अपने मम्मी को हमेशा चिट्ठी लिखा करता था। 8वीं पढ़ते तक 9वीं पढ़ते तक चिट्ठी लिखा हूँ। 9वीं में मेरे यहाँ घर में पहली बार वो रीम, रिलायंस का एक रीम आता था, उसका फोन आया था व्हाइट कलर वाला, इतना छोटा सा, जिसमें साल भर के लिए टेली 900 रुपए में साल भर का कॉलिंग दिया गया था। तब पहली बार, उसका भी नेटवर्क के लिए छत और पेड़ में कहाँ कहाँ चढ़ना नहीं पड़ता था। ठीक है, तो 9th तक मैंने चिट्ठी लिखा है। चिट्ठी लिखता था मैं, पहला वर्ड लिखता था पूजनीय माता पिताजी सादर प्रणाम, ऐसा शब्द लिखता था। मेरी मम्मी चिट्ठी को कलेक्ट करके रखी थी बहुत दिन तक, अब कहाँ कहाँ घुमा डाली, पर बहुत फीलिंग के साथ लिखा करते थे। ऊपर लिखा है पूजनी, नीचे लिखा है पूजनी, दोनों बताओ कौन सही है? मैंने पहले ही बोला था मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, तुम्हारा भ्रम तोड़ दूंगा कि तुम हिंदी जानते हो। स्कूल में पूरा सब लोगों ने यही लिखा होगा, ये गलत है। इस पूज्य का मतलब होता है काठियां हो, इस पूज का मतलब होता है प्रणाम वाला। पूजा से बना है पूज, पूजा करूं मैं तेरी वाला। और इस पूज्य का मतलब पूजना। पर बचपन में लेके 8वीं तक मैं यही लिखा हूं, पूजनीय माता पिताजी, काटना भोगना वाला पूजनी। आप समझ में आ रहे? ये हिंदी है हमारी दुर्दशा। समझ में आ रहा है? ऐसे भी सैकड़ों शब्द बताऊंगा, तुम्हारे हालत खराब हो जाएंगे। और सुधारते चलना आज से। 2 शब्द सुधार दिया, ये शुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध है, हम अशुद्ध लिखते हैं। सब के सब जब लिखते होगे तो ऐसा लिखते होगे, कौन सा वर्ड यूज करते हो, पहला वाला दूसरा वाला? सब लिखते होगे ना, श्रीमती माता के नाम में, ये तो शादीशुदा है, तो श्रीमती हो ही गई है। ये कितने साल हो गए शादी? हाँ, वो तो लो संदूर समझ के मैं समझ में आ गया था कि तेरा नया शादी है। छत्तीसगढ़िया कल्चर है, 1 साल तक बंधन वाला सिंदूर लगाना पड़ता है, तो हमारे पास हमको समझ में आता है कि नवा नवा शादी है। 1 साल बाद फिर सिंदूर लाल होता है और फिर वो मेन रोड से हट के बाईपास रोड में आ जाता है। क्लियर हो रहा है बात? समझ आ रहा है ना? अभी वो मेन रोड में है, हाईवे में है, अभी बाद में कुछ दिन बाद जिला मुख्यालय वाले रोड में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो खैर बताओ, कौन सा वाला श्रीमती लिखती हो? मालती? हाँ, गलत है। लेकिन 99% भारत के लोग हिंदी में श्रीमती को यही लिखते हैं। तो जब प्रश्न में आएगा तो तुम जब लिखते 99% यही हो, तो मारोगे भी यही को टिक। तो जब लोगों को डेली का प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में इतनी अशुद्धि है, तो हिंदी में वर्ण के भेद में ये बताना कि 3 प्रकार होता है, कितना कठिन काम है तुम सोचो। बोला कि वर्ण के 2 भेद हैं, वर्ण के 2 भेद हैं, और फिर बोला कि वर्णों के विकार से मेल होने वाला संधि कहलाता है, और संधि 3 प्रकार का होता है। तो विसर्ग कहां से है, हम में से किसी ने नहीं पूछा, और सर ने पूरा 12वीं तक पास करा के भेज दिया। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसका मतलब यह है बेटा, विसर्ग एक ऐसा अक्षर है जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसलिए संधि तीसरे प्रकार की होगी। तो याद रखना कि वर्ण के हिंदी में बेसिक तौर पे कितने भेद हैं? 3 भेद। पहला क्या? स्वर, दूसरा क्या? व्यंजन, और तीसरा क्या? अयोगवह। अयोगवह में पहला आता है अनुस्वार। तो जिसको तुमने स्कूल में अम कह के पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अम। क्या पढ़ा है? अम। तो अम कहलाता है आपका अनुस्वार। अम क्या कहलाता है? अनुस्वार। और दूसरा जो है क्या कहलाता है? विसर्ग। दूसरा क्या कहलाता है? विसर्ग। तो विसर्ग क्या है आपका? आहा। विसर्ग क्या है आपका? आहा। तो आहा और अम आपका स्वर नहीं है। आहा और अम आपका क्या नहीं है? स्वर नहीं है, इसलिए स्वर की संख्या 11 है, और वो दोनों व्यंजन भी नहीं है, इसलिए वर्ण की संख्या कितनी हो गई? 3। तो यदि आपसे पूछेगा कि वर्ण का भेद कितना है, तो उत्तर लीजिएगा 2। उत्तर लीजिएगा 2। आप अपने दिमाग में याद रखिए कि वर्ण का भेद कितना होता है? 3। 2 अक्षर ऐसे हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। अब समझो, स्वर कौन है? जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है। स्वर कौन है? जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है। तो ऐसे अक्षर जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो
वो क्या कहलाता है? स्वर। और जिसका स्वतंत्र उच्चारण ना हो वो क्या कहलाता है? व्यंजन। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे की जो परिभाषा होगी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, कल इसको और क्लियर करूंगा, स्वर, व्यंजन और विसर्ग के बारे में, और कल हम इसके भेद के बारे में बढ़ते चलेंगे। तो आज एकदम बेसिक बात मैंने पहले क्लास में पढ़ाया, दूसरे क्लास में एकदम बेसिक बात पढ़ाया, और कल के बाद धीरे धीरे हम क्या करते चलेंगे? बढ़ते चलेंगे। ठीक है रे भैया?